अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या लिखा था मैंने? नहीं, वो तो लिख लिया था। अच्छा, ये कॉस्ट के बारे में ना, ये जो अभी आज क्या तारीख हो गई? 5 जुलाई। वैसे तो सब पेपर्स के बारे में ये है, लेकिन चलें कॉस्ट के बारे में कह रहा हूं। ये खासतौर पे रिकॉर्डिंग वाले बच्चे इस तरह की बातें ज्यादा कर रहे होते हैं कि सर नासिर ने कोई रिवीजन प्लान दिया है कि क्वेश्चंस के नंबर लिख के दिए हैं कि इस दिन ये क्वेश्चन करना, फिर इस दिन नाश्ते में ये खाना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करना, फिर लंबे लंबे सांस लेना। और फिर ये 2 सवाल करना और इतने मिनट में करना और सांस रोक के करना। मैं इस तरह का ना प्लान नहीं बताया करता, मैं नहीं बताता इस तरह का प्लान, क्योंकि जब आपको पढ़ा दिया ना, अच्छा मेरी ओपिनियन है, जो टीचर्स रिवीजन प्लान देते हैं मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोगों को सब पढ़ाया, साथ साथ सारा कुछ बताया, सारे डिटेल नोट्स, बहुत कुछ अच्छा बनवा के दे दिया। जो स्टूडेंट खुद तैयारी करता है ना और अपनी मेहनत से तैयारी करता है, वो ज्यादा अच्छा तैयार कर लेता है, ये मेरी राय है, बजाय इसके कि उसको वो अपनी तैयारी करने में भी टीचर डिपेंडेंट हो, कि टीचर कहेंगे इधर से उठ के इधर आ जाओ तो ये वाला सवाल कर लो, फिर ये वाला पेज खोलो, फिर वो वाला सवाल कर लो। मेरा जाती ख्याल ये है कि फाइनल तैयारी करते हुए स्टूडेंट शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। तो इसलिए मैं रिवीजन प्लान नहीं दिया करता, मैं सिर्फ आपको यह नसीहत कर देता हूं कि अब ये आखिरी महीना है इस क्लासेस का, उसके बाद आप लोगों ने अगस्त में अपनी तैयारी करनी होगी। तो इस आखिरी महीने में ना एक नेचुरल सी बात है, प्रेशर बढ़ जाता है, और वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पहले कभी पढ़ने की फिक्र नहीं की होती। तो अब आपको अचानक याद आता कि पेपर है सितंबर में, तो अब आपको, और ये फॉर्म कब जमा हो रहे हैं या हो गए? हाँ, तो चूंकि फॉर्म जमा करा दिए होते हैं, एक पैसे जमा करा दिए होते हैं, तो वो अब लाके लगता है कि अच्छा पेपर होने, तो चूंकि अब फिक्र बढ़ती है ना, तो जब फिक्र बढ़ती है तो फिर हाथ पांव फूलते हैं और टेंशन शुरू हो जाती है। तो आखिरी महीने में फिक्र बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें मेरी जनरल नसीहत ये है, मतलब जनरल नसीहत से ये कि मैं कोई प्रॉपर रिवीजन प्लान नहीं दे रहा कि इस टॉपिक का ये सवाल नहीं करता, मैं ऐसा नहीं किया करता। आई इंटेंशनली डू इट, कि मैं आपको प्लान नहीं देता। तो नसीहत यह है फिर कि आप अब से ऑनवर्ड सीरियस तो हो ही गए होने चाहिए थे, तो आपको ना अपना जो दिन उसको दोबारा से रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। दिन में तो 24 घंटे का ही रहना है ना, वो तो नहीं बढ़ सकता, वो तो 24 आवर्स ही रहेंगे। आप अगर अप्लाई भी कर देंगे गवर्नमेंट को तो भी वो 24 आवर्स ही रहेगा। और महीने में कैलेंडर अब छप गए हुए हैं, तो जुलाई भी 31 से ज्यादा का हो नहीं पाएगा, तो वो 31 जुलाई में जुलाई खत्म हो जाना है। आपको ना अपने 24 घंटे को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करके देखना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं ना कि मैं तो ऑलरेडी 15 घंटे किताबें खोल के बैठा होता हूं, तो 15 घंटे किताबें खोल के बैठे होना या अपने आप को बताना मैं पढ़ रहा हूं, तो वो इफेक्टिवली नहीं होता। आप खुद भी उसको नजर मारेंगे अगर उन 15 घंटे को नियत के साथ, तो फिर आपको पता चल जाएगा आप टाइम बहुत जाया करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने मोबाइल दोबारा चेक करना होता है, और क्योंकि सांस रुकना शुरू हो जाता है मोबाइल चेक नहीं करेंगे तो मोबाइल साथ रख के अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोबाइल साथ रख के आप कंसिस्टेंटली पढ़ लेंगे तो नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना, ये जिस्म का भी एक हिस्सा बन चुका हुआ है, और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, निज़ाम तनफ्फुस, ये उसका हिस्सा है। सांस उखड़नी शुरू हो जाती है जब अगर नहीं मोबाइल चेक करेंगे तो। आल्दो कि आपको पूछता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल चेक करते हैं, हम सब, मैं भी। तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, अगर वाकई पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल को साइड पे रखना पड़ेगा, ये जबर करना पड़ेगा, वरना आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अपने 24 घंटे को आप जुलाई के महीने में रीस्ट्रक्चर करिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको छोड़ के पढ़ाई को उसकी जगह पर लाना है। तो रोज का रोज जरूर करें, और कुछ और खींच तान के कोई 1-2 घंटे रोजाना के निकालने की कोशिश करें। और अब आप रिवीजन शुरू कर दें उल्टा, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे ना, तो उससे होगा कि टाइम कम लगेगा। अभी जैसे वेरिएंस खत्म किया है, तो अब आप सीवीपी तो साथ साथ चलाएं, लेकिन जो आधा पौना घंटा भी अगर निकाला है ना, 15 मिनट भी निकले हैं अगर, तो रिवीजन शुरू कर दें, वेरिएंस से उल्टा चलना शुरू कर दें, उससे फिर टाइम
जल्दी टाइम में आपसे रिवाइज हो जाएगा, वरना इन्वेंट्री वैल्यूएशन खोल के बैठेंगे तो लगेगा तो सब भूल गए। तो इसलिए वेरिएंस से शुरू कर दें, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। रोजाना वाले को नहीं छोड़ना। अगर आप ये करेंगे ना कि रोजाना वाला तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अपनी तैयारी तो शुरू करूं ना, और आप घर में अपने प्लान से चलना शुरू कर देंगे, तो ये ऐसे ही है कि आप आगे चल रहे हैं लेकिन देख पीछे रहे, तो ना आपसे जो साथ साथ चल रहा है वो कवर होना है और ना परेशानी में पिछला कवर होना है। तो रोजाना वाले को ऐसे रिवाइज करना शुरू करें, ऐसे तैयार करना शुरू करें कि अभी ये फाइनल एग्जाम की तैयारी है, और आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 1.5-2 घंटे जितने भी किसी से रोजाना निकल रहे हैं, वेरिएंस से उल्टा चलते चलते रिवीजन शुरू कर दें। और रिवीजन में आपने सारे लेक्चर नोट्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं, सारे के सारे, उनको याद करें। ये आप ही के लिए बनवाए हुए ना, और जितने सवाल कराए हैं उन्हीं को लिख लिख के सॉल्व करें। कुछ ऐसे होंगे जो आपको खुद पता लगेगा कि ये मुझे लिख के करने की जरूरत है, और कुछ इतने आसान होंगे कि आपको पता चल जाएगा कि देख के कि नहीं ये लिख के नहीं करना, उसको कम से कम जबानी देख लें, इग्नोर ना करें। तो ये काम ना आप अभी से करना शुरू कर दें। जब जुलाई एंड होगा, नहीं 4-5 अगस्त बहरहाल ऑफिशियली डेट है, वहां तक कोर्स भी खत्म हो गया होगा और आपकी रिवीजन का भी कुछ पोर्शन खत्म हो चुका होगा। तो ये जो अभी सीवीपी और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, कोई 35-40 नंबर तक ये टेस्ट होने हैं, तो आप इसको साथ साथ कर रहे होंगे तो वो 35-40 नंबर वो हैं, और बाकी फिर आप उल्टी रिवीजन चला चुके होंगे। और अगर आप ये सारा काम 10-15 अगस्त तक भी पूरा कर पाए तो आपके पास फिर एक और रिवीजन का भी टाइम बन सकता है। तो इसलिए आप बजाय इसके कि 4-5 अगस्त को जब सारी क्लासें खत्म हो फिर आप सोचें कि अच्छा बताओ भी क्या करना है, हाँ भी बताओ कौन है आई कैप एग्जाम, अच्छा चलो अब तैयारी शुरू करता हूं, फिर आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो आप अभी से ही अपने 24 घंटे को रिस्ट्रक्चर करें, जो रोज चल रहा है उसको करें, उसके अलावा टाइम निकाल के रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करना शुरू कर दें। तो ये है मेरी तरफ से नसीहत। अगर इसके हवाले से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें, कोई और किसी का अल्टरनेटिव प्लान है तो वो भी पूछ लें बेशक। मेरी सजेशन रिवर्स ऑर्डर है, अगर आप रिवर्स ऑर्डर नहीं करना चाहते, सीधा चलना चाहते, सीधा चल लें, लेकिन अभी से ही आपको एग्जाम की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जो अभी चल रहा है उसको भी पहले अगर होमवर्क नहीं करते थे तो अब करना शुरू कर दें। सीवीपी और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को एग्जाम लेवल की ही तैयारी के हिसाब से रोजाना रिवाइज किया करें, और साथ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवीजन करनी पड़ेगी। देखो करना तो आपको है, नहीं तो अगली टाइम में सही। हाई लो मेथड, मैंने बताया था कि हमें मुख्तलिफ एक्स लेवल्स पे, अच्छा ये मैं आपको प्री सीवीपी की हेडिंग से बता रहा हूं चीजें, और सीवीपी का कॉन्सेप्ट देते हुए बताया था कि बिजनेस ना मुख्तलिफ वॉल्यूम लेवल्स पे ये कभी कभार जानना चाहेगा कि अगर इतने यूनिट्स हुए तो कितना प्रॉफिट हुआ, अच्छा अगर इतने यूनिट्स हुए तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो डिफरेंट लेवल्स पे आप तभी कैलकुलेशंस कर पाएंगे अगर आपको पता हो कि कौन से खर्चे यूनिट्स चेंज होने से चेंज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो तभी कर पाएंगे जब आपको ए और बी पता होगा। और ए और बी अगर नहीं पता सवाल में, असल में भी, तो वो एक नंबर ऑफ पीरियड्स, चाहे वो मंथ्स हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे वो ईयर हो, उसका डाटा सामने रख के मुख्तलिफ मेथड्स लगा के, कल क्लास के बाद भी किसी बच्चे ने पूछा था, रिग्रेशन एनालिसिस भी एक तरीका होता है, आपने शायद स्टैट्स में कहीं पढ़ा हो, वो नहीं है, अब हाई लो मेथड ही है बस। तो उन तरीकों में से एक रिग्रेशन एनालिसिस है, एक हाई लो मेथड है, और भी हो सकता है होते हो, तो बस हाई लो मेथड है जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो मैं आपको हाई लो मेथड सिखाने लगा हूं। हाई लो मेथड की जिंदगी का मकसद क्या है? ए और बी कैलकुलेट करना। पहला केस यानी सिंपल केस ये है कि ए और बी हर लेवल पे सेम रहते हैं। सवाल से सिखाता हूं। अच्छा, हाई लो मेथड हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट पे भी लगा सकते हैं, टोटल बिजनेस की कॉस्ट पे भी लगा सकते हैं, और किसी एक फंक्शन यानी टोटल एफएच पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि एफओएच भी तो फिक्स्ड और वेरिएबल होती है। सेलिंग एक्सपेंसेस पे भी लगा सकते हैं। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस पे लगा रहे होते तो यहां क्या आता? यूनिट सोल्ड आते। अगर हम टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट पे लगाते तो यूनिट्स प्रोड्यूस भी आ सकते थे, आर्स भी आ सकते थे, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है ये। तो पिछले 4 महीनों का डाटा था हमारे पास।
रिक्वायर्ड है मुझसे टोटल कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन कहेंगे उसको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स को। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए। जितने भी पीरियड्स का डाटा है, अच्छा ये पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ज्यादा वैसे पास्ट के ही चांसेस हैं। जितने भी पीरियड्स का डाटा है हमें इसमें से दो एक्सट्रीम्स चाहिए बस, हाई और लो। तो हाई, ये हाई है और लो ये लो। दोनों से ही सेम नहीं होना चाहिए। अब आपने हाई और लो जो देखना है वो यहां से देख लें चाहे यहां से देख लें, एक ही बात आएगी। ये ज्यादा होगा तो खर्चा भी ज्यादा ही होगा। अगर ये सारे सेम होते, हर लेवल पे सेम होते, तो इसका मतलब सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही है। तो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी है। अब इनमें से फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है, तो हाई लो मेथड की कह रहा है कि आप जितना भी डाटा है उनमें से दो एक्सट्रीम्स ले लें और इन दो एक्सट्रीम्स को यूज करके एक एक्सट्रीम 27,750 है और दूसरी एक्सट्रीम 21,750 है। इसके यूनिट्स हैं 510, इसके हैं 270। अगर इन दोनों लेवल्स पे भी ये सेम होता तो इसका मतलब है कि फिक्स्ड होती, लेकिन चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा है तो उसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है। हम पहले इसमें से देखते हैं डिफरेंस। 6,000 to 40। अब इस 6,000 को समझते हैं। जब प्रोडक्शन इससे ज्यादा हुई यानी 240 मजीद बने तो इतना मजीद खर्चा हुआ, तो ये वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? ये वेरिएबल है, क्योंकि यूनिट्स बढ़ने से खर्चा और बढ़ गया, तो वो जो और बढ़ा वही तो वेरिएबल है नहीं। अब हम अगर इन दो फिगर्स को यूज कर लें तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, और इसी को हम प्यार से बी कह रहे थे। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 240, 25। तो हाई लो मेथड है, दो एक्सट्रीम्स ढूंढने, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें। अब जब हमें बी मिल गया ना, तो इस 25 को इन दोनों में से किसी में भी यूज कर लें तो ए फाइंड हो जाएगा। दोनों में यूज करके दिखाता हूं, दोनों यूज करके दिखाता हूं। 27,750 यूज करके दिखा रहा हूं। 27,750 की बात कर रहा हूं। y कितना है, a कितना है पता नहीं, b कितना है 25, x कितना है 510। तो यहां से a आ जाएगा 15,000। और ये निकल आया 15,000, लेकिन बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, चाहे आप 21,750 यूज कर लें, y 21,750, a पता नहीं, b
25x, ये हाई लो मेथड के दो एक्सट्रीम्स लें, एक हाई है एक लो है, डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें, बी आ जाएगा। अब इस बी को इन दोनों में से किसी की भी एक इक्वेशन में रखें तो ए फाइंड हो जाएगा। हाई और लो का डिफरेंस क्यों लेना है? क्योंकि जिन साहब ने भी ये इजाद किया होगा उन्होंने कहा होगा कि दो एक्सट्रीम्स ले लें, तो दो एक्सट्रीम्स तो बस हाई लो मेथड है। मतलब जिसने ये तरीका सोचा होगा, और मेरे ख्याल में ये कॉमन सेंस में भी फॉल कर जाता है कि जब बहुत ज्यादा वैरायटी है तो दो एक्सट्रीम्स का एवरेज ले लें, यही करते हैं ना, तो इसलिए दो एक्सट्रीम्स लेनी है। हाँ जी, ओके। अब हम ए और बी को बदल देते हैं। ये मिटा दूं? ये मिटा दूं बेटे सॉल्यूशन? हो सकता है दोनों चेंज हो जाए, हो सकता है एक चेंज हो रहा हो। ए क्यों चेंज हो रहा होगा? वो तो फिक्स कॉस्ट है। अगर हमने प्रोडक्शन एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ा ली तो हो सकता है हमें एक बिल्डिंग और किराए पे लेनी पड़े, स्टोरेज बढ़ जाए हमारी, तो फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगी। ये मैंने शायद ना शुरू में जब आप छोटे छोटे से आए थे मेरे पास, तो मैंने शायद स्टेप्ड कॉस्ट का वर्ड यूज किया था। तो ये स्टेप्ड कॉस्ट, छोटे छोटे से होते थे आप लोग, हाँ, तो स्टेप्ड कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह अगर काम बढ़ेगा, वर्कर्स और ज्यादा बढ़ेंगे, तो हो सकता है हमें 2 सुपरवाइजर और लाने पड़े, उनकी तनख्वाह ऐड हो जाएगी। तो ये नहीं, इन्फ्लेशन नहीं, हम यहां पर हाई लो मेथड में ना सीवीपी में खर्चों का वॉल्यूम के साथ लिंक देख रहे हैं, उसी की बेस पे फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन ने तो हर साल बढ़ ही जाना है, यानी रेंट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, पावर वेरिएबल है, लेकिन महंगा तो दोनों नहीं होना है। तो सीवीपी में ना हम महंगाई नहीं, हम लोग इसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी फिलहाल महंगाई नहीं। ये जो हाई लो मेथड में सिखा रहा हूं, ये इग्नोरिंग महंगाई है। ये आप बेशक हेडिंग के साथ लिख लें, ये सारी डिस्कशन इग्नोरिंग महंगाई है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूं उस वक्त कि यूनिट्स चेंज होने से कॉस्ट क्या चेंज हो रही है। ये सारे प्री सीवीपी को नहीं कह रहा। अभी इस वक्त जो हाई लो मेथड सिखा रहा हूं, ये महंगाई इग्नोर करके सिखा रहा हूं। क्योंकि हाई लो मेथड से सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्वांटिटी चेंज होने से कौन कौन से खर्चे चेंज हो रहे हैं। तो ए क्यों चेंज हो सकता होगा? स्टेप कॉस्ट। अच्छा, बी क्यों चेंज हो रहा होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों चेंज हो सकता है?
एक सर्टेन लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हो सकता है, जब ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो सप्लायर से डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बी भी चेंज हो सकता है। अच्छा, अब हाई लो मेथड को लगाने का तरीका तो यही है जो बताया है, लेकिन अब हमने हाई लो जो ढूंढना होगा ना, वो थोड़ी सी एक टेक्निकल साइंस आने लगी है। एग्जांपल से सिखाता हूं। अब मैंने बस टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ले लिया, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला दिया मैंने। लिखता हूं वैल्यूज, अभी अभी लिखता हूं। अच्छा, वो पिछले सवाल में कॉस्ट फंक्शन तो मैंने बना के नहीं दिखाया। आखिरी पिछला सवाल का ना आखिरी लाइन ये लिख लें, ए 15,000 आ जाएगा और बी 25 आ जाएगा। ये कॉस्ट फंक्शन है, ये फाइनल आंसर है पिछले सवाल का। अच्छा, अब इसका क्या फायदा है, मैं अगर किसी भी लेवल ऑफ एक्स पे टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाहें तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई आ जाएगी। इसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं।
चलिए ये सवाल है, मैं करता हूं सॉल्व। ये सवाल नोट करने पे मैं सॉल्व करता हूं। हाँ जी, नोटेड। अच्छा, अब ये जो पिछला सवाल किया था उसमें दो लेवल लिए थे, उन दोनों में यानी दोनों में ए भी सेम था और बी भी सेम था। एक था 27,750, $27,750 नहीं था, तो यूनिट्स कितने थे? और दूसरा ये ए दोनों में सेम था, बी दोनों में सेम था, तो हाइरो मेथड ने ना एक्चुअली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है और दो वेरिएबल निकाले। हमने तो डिफरेंस लिया ना, असल में ये हुआ है कि ये दो इक्वेशंस थी, दो वेरिएबल थे। तो इन दो इक्वेशन से ए और बी तभी निकल रहा है जब ये दोनों में ए और बी सेम है। अगर है तो नहीं निकल सकते ना, तो हम हाइलो मेथड लगा रहे हैं ना, तो इनफैक्ट हम दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिनसे दो वेरिएबल निकाल रहे हैं। तो ये वही दो इक्वेशंस हो सकती हैं जिनमें ए और बी सेम है। अब इनमें ए और बी सेम है नहीं। इस लाइन का मतलब क्या है? जिस महीने में प्रोडक्शन 500 यूनिट से ज्यादा हुई है ना, उस महीने में फिक्स कॉस्ट 8,000 ज्यादा हुई है। यानी अगर पहले 10,000 होती थी तो उस महीने में 18 हुई है, लेकिन जिसमें 500 से कम बने हैं उनमें वो 10,000 ही रही। इसका मतलब है कि जिस महीने में प्रोडक्शन 700 से ऊपर निकल गई उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% कम हुई। यानी अगर पहले 10 रुपए होती थी तो 9 रुपए हुई, लेकिन जिस महीने में 700 से कम यूनिट्स बने उनमें 10 ही हुई। तो इस वक्त जितनी लाइनें लिखी हुई हैं इन सब में ए सब के सब में सेम है, बी सब के सब में सेम है, तो फिर ये नहीं हो सकता। तो इसको केस 2 मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि अब हमें हाई लो के लिए ये देखना पड़ेगा कि इनमें से हमने किसको हाई और किसको लो लेना है। इसमें सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि इन 6 महीनों को रीअरेंज करना पड़ेगा, और वो जो तरतीब लगेगी वो चाहे आप लो से हाई लगा लें चाहे हाई से लो लगा लें, लो से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है लो से शुरू करें तो इसी टेबल को हम दोबारा बनाते हैं। अब सॉल्यूशन होने लगा है। इनको लो से शुरू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले अप्रैल 180, फिर $200, फिर मार्च
में 5, फिर 6, 20, 4, 0, 5। तो पहले हमने इस डाटा को रीअरेंज किया, छोटे से शुरू करके बड़े तक पहुंचा दिया। हाँ जी, कर लिया। अच्छा, अब ना लेफ्ट साइड और राइट साइड इस टेबल की मैं यूज कर रहा हूं, और ये कोई तरतीब नहीं है कि लेफ्ट साइड पे क्या लिखना है कि राइट साइड पे क्या लिखना है, बस दो साइड्स हैं और मैं एक साइड पे वेरिएबल कॉस्ट और एक साइड पे फिक्स कॉस्ट करने लगा हूं। ये नोटेड ना सारा? या अगर पूरा वेरिएबल और फिक्स ना भी लिखूं तो ए और बी। अब ये मैं करने क्या लगा हूं, ए यानी फिक्स कॉस्ट कब चेंज हुई? जब 500 से ऊपर। तो अगर आप ए के एतबार से इनमें फिरका बंदी करें तो ये यानी ये एक अलग फिरका बन गया और ये एक अलग फिरका। ए के हिसाब से फिरके बन गए। ओके, अब बी के हिसाब से देखते हैं जी। ये लास्ट वाला, तो ये एक फिरका बन गया और ये एक फिरका। और ये मैं ना नीली लाइनें मिटा देता हूं ताकि आपको ये फिरके सही नजर आने शुरू हो जाए। हाँ जी, कितने फिरके नजर आ रहे हैं? आप 3। अब ये 3 फिरके, 3 है ना? 3 है भाई यार। ये देखो, मैंने तो ये 3 डब्बे नहीं नजर आ रहे यार। इतना क्लियर लाइनें लगाई हैं मैंने। इतने 4 डब्बे किधर हैं? भाई मैंने नीली लाइनें मिटा दी, 5 कहां से आ गए भाई? यार फिर के वारियत को बढ़ाए नहीं आप, ये आप शर फैला रहे हैं आप भाई। 3 नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा सीरियसली 3 नहीं है भाई? मैंने इसको देखा है। अब ये जो 6 लाइनें थी, ये 6 लाइनें कितने फिरकों में बट गई हैं? 3 ना यार। इसमें क्या अरे ये मैं वो बचपन वाली पहेलियां नहीं पूछ रहा, बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ये नहीं कर रहा आपके साथ। ये जो 6 लाइनें थी
इनके डिवाइडर ये दो आ गए हैं ना बीच में, ये दो डिवाइडर लगे हैं बीच में, तो अब ये 6 में से 1 2 3, अब ये 3 फिरके बन गए हैं इनमें से। और ये फिरके आइडेंटिफाई करने वाला स्टेप दोबारा बता रहा हूं, जितना भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले रीअरेंज करें कम से ज्यादा की तरफ, फिर उसके बाद ए और बी के हिसाब से इनकी फिरकाबंदी करें। जब ए और बी के हिसाब से अलग अलग कर लेंगे फिर देखें इसकी ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। तो अब ये 3 सेगमेंट आ गए, 3 सेगमेंट। हाई लो मेथड लगाने के लिए कम से कम कितनी लाइनें चाहिए? 2। तो अब आप हाई लो मेथड इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, इस पे नहीं लगा सकते। तो अब जो आपके पास डब्बे बन गए हुए हैं उनमें से किसी एक पे हाई लो मेथड लगा लें, किसी एक पे, चाहे पहले पे लगा लें चाहे दूसरे पे लगा लें, तीसरे पे नहीं लग सकता। तो मैं एक से कर देता हूं, तो वो चेक करने के लिए कोई दूसरे से भी करेगा तो सही आंसर आएगा। चलो मैं ही कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा। अभी मैं आपको ये दूसरे वाले डब्बे से करके देता हूं। अच्छा, ये जो अभी कलर चले इधर ही हैं, ये जो ए का मैंने डिवाइडर लगाया था, ये जो ए का मैंने डिवाइडर लगाया था, ये लाल वाला, इससे यहां क्या हो रहा था? प्लस 8,000 हो रहा था ना। ये ना लिखें बेशक, जबानी ही रख लेंगे इसको, लिख के ये जरूरी है ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से डब्बे पे हाई लो मेथड लगाने लगे और एग्जामिनर को भी पता हो कौन से डब्बे पे लगा रहे हैं। ये लाइनें तो लिख के ही लगाना, ये जबानी है बस, ये सिर्फ ये सोचों में है। और इधर क्या है? यहां से ऊपर, यहां से नीचे आएंगे तो -10%। ठीक है, ये जबानी याद रख रहे हैं हम। ये वाली बात और ये वाली बात जबानी है, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। केस 2 में क्या पहचान है, क्या हो रहा है केस 2 में? हर लेवल ऑफ एक्स पे सेम नहीं रह रहे हैं। हो सकता है कोई एक चेंज हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। अच्छा, अगर इसमें लेट से बी चेंज ना हो रहा होता, बी सब में सेम होता, तो फिर ये वाली लाइन ना होती, तो फिर एक ये डब्बा होता और एक ये डब्बा होता, फिर ये हरी वाली डिवाइडर ना होता ना, तो फिर ये और ये 4, तो इनमें से किसी भी एक डब्बे में हम लगा लेते हाई लो। अब जो हमने फिरके ढूंढ लिए, इनमें से इस पे तो लग ही नहीं सकता ना, इनमें से कोई भी एक फिरका ले लेते हैं। चलो मैं सेकंड वाला ले लेता हूं। क्या हुआ? फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा चले देखते हैं। ये मैं सेकंड वाला ग्रुप ले रहा हूं, ये मैं सेकंड ग्रुप ले रहा हूं। इनमें बताएं हाई लो। हाई है 640 और लो 560 और इनकी कॉस्ट 40,800 39,200। डिफरेंस 80 1600। ओके, तो इस डब्बे में बी आ गया 20, और अब इस बी को इन दोनों में से किसी में भी यूज कर लें, चाहे 40-800 में यूज कर लें, तो a प्लस 20 इंटू 640 28,000, और चाहे तो इसमें यूज कर लें तो भी 28,000 ही आएगा। यहां तक पहुंचे तो कॉस्ट फंक्शन फाइनली बना के देता हूं। तीन फिरके हैं ना, तो कॉस्ट फंक्शन भी 3 बनेंगे।
तीन फिरके हैं तो फिर उनके मसाइल भी अलग अलग। तो तीन फिरकों के हिसाब से मैं तीन कॉस्ट फंक्शन बना के दे रहा हूं। अच्छा, अगर इन फिरकों को डिफाइन करना हो तो ये ऊपर वाला जो लाल डब्बा है इसके लिए क्या डेफिनेशन रख लें? फॉर प्रोडक्शन अप टू 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, ये एक फिरका हो गया। दूसरा फिरका कौन सा है? फॉर प्रोडक्शन मोर देन 500 यूनिट्स बट अप टू 700 यूनिट्स, ये दूसरा फिरका हो गया। और तीसरा फिरका फॉर प्रोडक्शन मोर देन 700 यूनिट्स। हमने अभी कॉस्ट फंक्शन किस फिरके का ढूंढ लिया? सेकंड वाले का। तो इसका बन गया y इज इक्वल टू 28,000 प्लस 20x। इससे पिछले फिरके में क्या था? फिक्स कॉस्ट इससे 8,000 कम थी, तो यह बन गया y इज इक्वल टू 20,000 प्लस 20x। और इससे अगले फिरके में क्या था? b 10% कम थी, तो y इज इक्वल टू 28,000 प्लस 18x। नूर गिर रहा है। नूर नहीं गिर रहा। नूर कैमरा मैन नूर खान, उसको बता रहा हूं कि पानी गिर रहा है। नूर ऐसे गिरता नहीं, नूर टपकता है। तो मैं हाँ जी। अच्छा, अगर बिजनेस ये जानना चाहे कि अगर 900 यूनिट्स बनाएंगे तो कितना कॉस्ट होगी, तो कौन सा फंक्शन रखें? फिर ये वाला यूज करें। 150 यूनिट्स बनाए तो क्या होगा? ये वाला यूज करें। अगर हमने ये हाई लो इस फिरके पे लगाया होता तो फिर A 20,000 निकलता, B 20 ही निकलता। चेक कर लें बेशक, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस 20, तो B 20 निकलता और उनमें से किसी में भी रखेंगे तो A 20,000 आता, और वो हम यहां लिख लेते और अगले फिरकों में इसको 8,000 बढ़ा देते और ये आखिरी फिरके में 18 होना। तो ये हाई लो मेथड है अगर A और B चेंज हो जाए तो। ये मैं आपको बचपन में बता चुका हूं बात, ये पता नहीं याद नहीं मुझे, मैंने
वेरिएंस में किया था कि कहां किया था, शायद बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए किया था कि एक साल में टोटल कॉस्ट दी हुई थी या टोटल सेल्स दी हुई थी और कहा था अगले साल महंगाई इतनी हो जाएगी और यूनिट्स इतने बढ़ जाएंगे, है ना। बेसिक में इस तरह की बातें बताई थी। हाँ जी, तो उनमें ये बातें मैंने बताई हुई हैं कि अगर अगले साल यूनिट्स भी चेंज हो रहे हैं, प्राइस भी चेंज हो रही है, आप ना शुरू के 3-4 दिनों के जो लेक्चर है ना उनमें देखिएगा, उसमें मैंने ये चीजें कराई हुई हैं आपको, वो सीवीपी में काम आनी है। मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए जब परसेंटेजेस सिखा रहा था तब मैंने कहीं ना कहीं ये सवाल करवाए हुए हैं कि एक साल की मैंने सेल्स दी और कहा कि अगले साल सेल्स यूनिट्स इतने बढ़ जाएंगे। ये मैंने कहा था लेक्चर, ये लेक्चर 4 में किया हुआ है, करवाया हुआ है आप लोगों को। ये दोबारा देख लीजिएगा, बल्कि लीजिएगा क्या, अभी देखे ना, कहां गा तो होगा ही नहीं। अच्छा रजिस्टर नहीं है, ठीक है, फिर गा देख लीजिएगा। और ये बात भी मैं आपको बता चुका बार बार कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं उनका ओरिजिनल टोटल शक्ल है, तो फिर उस टोटल ने इन्फ्लेट होना है, लेकिन जो वेरिएबल खर्चे हैं उनकी ओरिजिनल शक्ल रेट है और उस रेट ने इन्फ्लेट होना है। ये ना कुछ फार्मूले हैं जो कि कोई नए फार्मूले नहीं है सिवाय एक के। ये जरा एक बार देख लेते हैं इनको, फिर मैंने कल से जब प्रॉपर सीबीपी शुरू करूंगा, अभी तो सब प्री सीबीपी डिस्कशन थी, ये फिर मैं इन्हीं पे बेस बनाऊंगा। ये आप आइए पेज, इस चैप्टर का पहला ही, ये मैंने प्री सीबीपी करके एक हेडिंग दी थी ना, तो उसमें आपको मैंने हाइलो मेथड बताना था और ये कुछ फार्मूले हैं ये दिखाने लगा, जो कि कोई नई चीज नहीं है, पहले सारा कुछ जो पढ़ चुके उन्हीं को कुछ 4-5 नहीं पता नहीं 7-8 फार्मूलों की शक्ल बनाई हुई है। एक उसमें नई चीज है, बाकी सब आपके आज तक के पढ़ी हुई बातों में से किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि एक बुजुर्गों ने 8 फार्मूले बना के दिए थे, ये मैंने एम ही 8 लिखे हैं, 10 और भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको चीजों का रिलेशन दिखाना चाह रहा हूं बस। ये इस चैप्टर के पहले पेज पे ही होगा, सीवीपी के 248, इस चैप्टर के पहले ही पेज पे आइए। इस चैप्टर के पहले पेज पे आए, मैंने ना ये इस पे और अगले पेज पे 9 फार्मूले लिखे हुए, लेकिन ये बस एम ही मैंने 9 लिखे हुए, कोई 2-4 कम भी हो सकते थे, कोई 5-6 और भी हो सकते थे। इनमें सिर्फ आपको जो अब तक पढ़ा चुका हुआ हूं उन्हीं के मुख्तलिफ रिलेशन लिखे हुए हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने कल से ऑनवर्ड यूज भी कर रहा है वो मैंने ये शेड भी किए हुए, चौथा और 9th, ये दोनों मैंने हाईलाइट इसलिए किए हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल से ऑनवर्ड सीबीपी में इनको मैंने यूज करना है। तो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 फार्मूले पे किसी को कोई एतराज है तो शर्म आनी चाहिए इसको, ये कल की थी बात मैंने। नंबर 2 ये भी मैं कल बात कर चुका। नंबर 3 अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। अच्छा नंबर 2 देखें जरा, ये मैंने प्रोडक्शन और सेलिंग ये क्या किया हुआ है। अगर हम सेलिंग खर्चों की बात कर रहे हैं तो फिर यूनिट सोल्ड हैं, प्रोडक्शन के खर्चों की बात कर रहे हैं तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, ये मैंने नंबर 2 में लिखा हुआ। नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक सीरियसली कोई परेशानी नहीं। नंबर 4 देखें जरा, ये मैंने ना ये नंबर 3 को खोल दिया। सेल्स कैसे निकलेंगी, प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। कॉस्ट्स उनको भी वेरिएबल और फिक्स में तोड़ दिया, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट सोल्ड। सोल्ड क्यों, प्रोड्यूस क्यों नहीं, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अच्छा एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में मैंने बार बार इसको बेस बनाना है, इसी को ही मैंने शक्ल थोड़ी सी बदली और फार्मूला नंबर 6 बना दिया। फार्मूला 6 जी, फार्मूला 6 ये सेल में से वेरिएबल माइनस करके कंट्रीब्यूशन बच गई ना, तो मैंने इसको कंट्रीब्यूशन कह दिया और बाकी माइनस फिक्स कर दिया। अच्छा फार्मूला 5 देखें, ये भी आपको पहले बताया हुई बात, सेल में से वेरिएबल माइनस कर लें तो कंट्रीब्यूशन, और ये ब्रैकेट में मैंने टोटल और पर यूनिट क्या लिखा हुआ, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट सेल प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। ये फार्मूले नंबर 6 तक कोई नई चीज नहीं है, बस वही जो पहले पढ़े में उन्हीं की मुख्तलिफ शक्लें लिख के दिखाई हैं। नंबर 7 ये मैंने 4 को ही वो सेल और वेरिएबल को मिला लिया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गया, और उसको फिर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दिया।
चाहे आप कह लें 6 को तोड़ा हुआ है, बस मुख्तलिफ शक्लें बना के दिखाई हुई हैं। 7 तक ओके। जीपी रेशो का फार्मूला क्या होता है? जिन्होंने FR 1 पढ़ा हुआ है, जीपी रेशो, जीपी ओवर सेल्स। कंट्रीब्यूशन रेशो, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। तो ये CS रेशो या कंट्रीब्यूशन रेशो इसको कहते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ये एक परसेंटेज का आंसर भी हो सकता है, और यानी अगर 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 मिलियन तो आंसर तो CS रेशो 0.4 है, ये भी सही है। 40% है, ये भी सही है। ये दोनों बातें सही हैं। तो इसको कहते हैं CS रेशो। और ये ब्रैकेट में मैंने क्या किया है, टोटल और पर यूनिट। चाहे पर यूनिट से निकालें चाहे टोटल से निकालें, रेशो तो उनकी यही रहेगी। और ये आखिरी एक नई चीज है आपके लिए, ये देख लें 9। ये क्या किया मैंने ये किया है कि अगर हम सेल्स पे जीपी मार्जिन मल्टीप्लाई कर दें, तो सेल्स के ऊपर जीपी परसेंटेज लगा दें, तो जीपी की अमाउंट आ जाएगी ना। तो अगर सेल्स की अमाउंट पे CS रेशो मल्टीप्लाई कर दें तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाएगी। तो ये टोटल सेल्स इनटू CS रेशो, ये बन गया टोटल कंट्रीब्यूशन। और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लें तो ये जो मैंने नंबर 4 और 9 को हाईलाइट किया हुआ है, इन पे बेस बना के मैंने कल से ऑनवर्ड अब सवाल और कॉन्सेप्ट बना के देने। एक मिनट ठहरे, इसके नीचे एग्जाम नोट्स का डब्बा देखें, ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लें। पहला बुलेट पॉइंट कल बता चुका, आज कर चुके। हमें ना CVP वाले चैप्टर में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट ही पे तो खेलना है, तो हमें पता होनी चाहिए फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर सवाल में आपको नहीं तोड़ के दी तो यकीनन सवाल वाले ने आपको मल्टीपल पीरियड्स का डाटा दिया होगा, तो हमें फिर हाई लो मेथड लगा के तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने ये लिखी हुई है कि जो ऊपर आपको प्रॉफिट लिखा नजर आ रहा है वो PBT है। क्यों PBT है? क्योंकि मैंने टैक्स तो माइनस नहीं करके दिखाया, तो वो PBT है। और तीसरी बात ये लिखी हुई है कि ऊपर जो प्रॉफिट लिखा नजर आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस नहीं है, नेट है। इसीलिए ऊपर जहां प्रॉफिट है या इवन के कंट्रीब्यूशन है, तो कौन कौन से खर्चे माइनस हुए हैं? सारे, सिर्फ प्रोडक्शन वाले नहीं, एडमिन सेलिंग भी। ये तीसरे बुलेट पॉइंट में लिखने चाहा है मैंने। ओके, और ये चले बस ठीक है।